मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए क्लास 12th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसकी एक्सरसाइज 13.3। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पूरे नहीं डिस्कस कर पाए थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिनमें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपके थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुने, और अगर आपके सामने भी बुक है तो आप भी उसे ओपन करके रखें ताकि आप भी देख सकें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। मतलब एक कोई बीमा कंपनी है, वो बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों का बीमा करती है, 4000 कार चालकों का बीमा करती है और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है। उनका दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 हैं। यानी कि स्कूटर चालकों की दुर्घटनाओं की प्रायिकता 0.01 है, कार चालकों की दुर्घटना की प्रायिकता 0.03 है और ट्रक चालकों की दुर्घटना की प्रायिकता 0.15 है। बीमाकृत कम व्यक्तियों में से, मतलब इनमें से जितने लोगों का इंश्योरेंस हुआ, जितने लोगों का बीमा हुआ, उनमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मतलब जो 2000 स्कूटर चालक, 4000 कार चालक और 6000 ट्रक चालकों का इंश्योरेंस हुआ था, इन सब लोगों में से किसी एक की दुर्घटना हो जाती है, किसी एक का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है, ये हमारा क्वेश्चन। मतलब जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो व्यक्ति स्कूटर चालक होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको फाइंड करनी होगी। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहां सबसे पहले सोचने वाली बात हमारे लिए ये है कि पहले इंश्योरेंस होगा या पहले एक्सीडेंट होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि इन दोनों कामों में पहले एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, पहले इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस होने के बाद जब वो अपनी व्हीकल्स को चलाएंगे तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी आती है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस, उसके बाद एक्सीडेंट। तो ये जो 3 स्कूटर चालकों, कार चालकों, ट्रक चालकों का बीमा हुआ है, ये हमारे सैंपल स्पेस के विभाजन है, क्योंकि पहले बीमा हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है वो हमारे सैंपल स्पेस का विभाजन बनेगा। तो चलते हैं उसी तरीके से फिगर बना के उसको समझने का प्रयास करते हैं। कल भी जैसे कि मैं फिगर यहां पर बना के आपको समझा रहा था, आज भी हमारे पास सैंपल स्पेस के 3 पार्टीशन हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस है, चाहे जैसा बना लो, 3 पार्टीशंस आपको शो करने हैं। पहला पार्टीशन हमने E1 मान लिया, दूसरा E2 मान लिया, तीसरा E3 मान लिया। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं E1, E2 एंड E3 are the partitions of sample space, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि के E1, E2 और E3 ये 3 विभाजन हैं। E1, E2 और E3 कौन कौन से विभाजन हैं, इनको हम लिख भी लेते हैं साथ में। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं, माना घटना E1। जो घटना E1 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसको हम लोग देखते हैं। घटना E1 जो है वो स्कूटर चालकों को प्रदर्शित करती है। माना घटना E1 स्कूटर चालकों के बीमाकृत होने की घटना है, बीमाकृत होने की घटना है।
तो हमने घटना E1 मानी स्कूटर चालकों के बीमाकृत होने की घटना। इसी प्रकार दूसरा जो सैंपल स्पेस का विभाजन है, सैंपल स्पेस का दूसरा विभाजन E2, दूसरा है यहां पर कार चालक, तो हम यहां पर लिख देंगे कार चालकों के बीमाकृत होने की घटना। और तीसरी जो हमारे सैंपल स्पेस का जो तीसरा विभाजन है, जो थर्ड पार्टीशन हमारे सैंपल स्पेस का, दैट इज E3, जिसमें ट्रक चालकों को लिया गया है। तो ट्रक चालकों के बीमाकृत इंश्योर्ड होने की घटना है। ये 3 पार्टीशन हमने यहां पर ले लिया सैंपल स्पेस के। अब जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें बीच में एक चीज मिली थी जिसमें लिखा था कि बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त होना ये तो एक कॉमन इवेंट है। क्यों कॉमन इवेंट है? क्योंकि अगर वो स्कूटर ड्राइवर है, अगर वो स्कूटर ड्राइवर है, इवन अगर वो स्कूटर ड्राइवर है तो भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर वो कार ड्राइवर है तो उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर वो ट्रक ड्राइवर है तो उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट होने के लिए तो कोई स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए कि अगर वो स्कूटर चालक है तो उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो कार चालक है तो उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, अगर वो ट्रक चलाता है तो उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए किसी भी ड्राइवर का एक्सीडेंट होना ये एक कॉमन इवेंट हो गई और इस कॉमन इवेंट को हमने मान लिया ए। तो इसको लिख लेते हैं, माना घटना ए। घटना ए को हम मान लेते हैं क्वेश्चन के मुताबिक बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसके लिए मैंने घटना ए मान लिया बीमाकृत व्यक्तियों में से दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना। ये कॉमन इवेंट हो गई क्योंकि ये दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। ओके, अब जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि सबसे पहले जब इतनी सारी चीजें आप लिख लें तो सबसे पहले ये आप लिख लें कि आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। उसके लिए मुझे ऐसा करने से काफी कन्वीनियंट रहता है, काफी सुविधाजनक रहता है, इसलिए मैं यही कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किस चीज की? मैं क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ता हूं, आप भी सभी लोग देखें। लिखा हुआ है कि बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? मतलब हमसे ये पूछा गया कि हमें पहले बता दिया गया कि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ये बात हमको ऑलरेडी बता दी गई है। और आपको तो पता है जो बात आपको ऑलरेडी बता दी जाती है, जो बात हमको ज्ञात रहती है, उसको हम हमेशा डेनोमिनेटर में लिखते हैं। तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ये वाली बात हमको मालूम चल गई, इसलिए इसको हम डेनोमिनेटर में लिख देंगे। अब उन्होंने बोला तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? स्कूटर चालक होने की घटना E1 है और आपको इसी की प्रायिकता चाहिए, तो हम यहां पर E1 लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, दिस आई विल हैव टू फाइंड। फिर से प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? कि वो स्कूटर का चालक है। कौन? जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो एक व्यक्ति है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये बात हमको पता लग गई, तो वो स्कूटर का चालक है, इस बात की प्रायिकता चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमको पता लगाना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और सारे बच्चे अब ये भी जान गए कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है, यहां पर सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा विभाजन है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा विभाजन है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, तो सारे बच्चे समझते हैं कि इसमें मुझे बेस थ्योरम लगानी पड़ती है। बेस
थ्योरम से बेस थ्योरम का यूज करेंगे। और बेस थ्योरम में क्या फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए इज इक्वल टू, आप सब लोग जानते भी हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। बिकॉज देयर आर 3 पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस, इसीलिए डिनोमिनेटर में 3 पार्ट्स मुझे लेने पड़ेंगे। अब जरूरत ये है कि वैल्यूज निकालनी है और मुझे यहां पर पुट अप करनी है। किसकी वैल्यूज चाहिए एक बार जरा देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी चाहिए। इसके साथ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 भी चाहिए। ये सारी वैल्यूज अगर मुझे मिल जाए और मैं इसमें पुट अप कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो वो वैल्यूज क्या होंगी थोड़ा सा ध्यान से देखें। व्हाट आर दैट रिक्वायर्ड वैल्यूज, वो जो जरूरी वैल्यूज हैं वो क्या है। मुझे उनमें से एक प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, फिर मुझे उनमें से एक प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, फिर मुझे उनमें से एक प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी चाहिए। उसके साथ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 भी चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 भी चाहिए, और उसके साथ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 भी चाहिए। और अगर इतनी वैल्यूज मुझे पता लग जाएं तो मैं सारी वैल्यूज उनकी जगहों पर रख दूंगा, कैलकुलेट करूंगा एंड आई विल गेट माय आंसर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का सबसे पहले देखो कि E1 इवेंट क्या है, तब आप इसका मीनिंग निकाल पाएंगे। E1 है स्कूटर चालकों की बीमाकृत होने की घटना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का क्या मतलब है, स्कूटर चालकों की बीमाकृत होने की प्रायिकता। जब E1 है तो घटना और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है तो उसी चीज की प्रायिकता। तो स्कूटर चालकों की बीमाकृत होने की प्रायिकता अब आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाएगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2000 स्कूटर चालक है, 4000 कार चालक है और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं 0.01, 0.03 और 0.15 है। मुझे तो सबसे पहले स्कूटर चालकों के बीमाकृत होने की प्रायिकता चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि जो 0.01, 0.03 और 0.15 है ये दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं हैं, ना कि बीमाकृत होने की प्रायिकताएं। ये दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं हैं तो इनको हम यहां लिख नहीं सकते। तो यहां क्या लिखना चाहिए मुझे, हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। जैसे मैंने देखा कि 2000 स्कूटर चालक है, 4000 कार चालक और 6000 ट्रक चालक है, तो टोटल कितने ड्राइवर्स हुए 2000, 4000, 6000। आप सबको जोड़ें तो टोटल हो गए 12000। टोटल ड्राइवर्स 12000 हुए। उनमें से स्कूटर चालक कितने हैं 2000, तो कुल चालक हैं 12000, उनमें से स्कूटर चालक हैं 2000। तो स्कूटर चालकों की बीमाकृत होने की क्या प्रायिकता हुई, टोटल जितने चालक हैं वो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, और क्योंकि स्कूटर चालकों की बीमाकृत होने की प्रायिकता चाहिए तो स्कूटर चालकों की संख्या मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0 0 0 0 0 0 2/12 या मैं 1/6 भी ले सकता हूं। इसको रखा रहने देते हैं इसको ऐसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, केवल E2 का मतलब क्या है, कार चालकों की बीमाकृत होने की घटना। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब है कार चालकों की बीमाकृत होने की प्रायिकता। तो फिर से वही चीज, टोटल कितने ड्राइवर हैं, टोटल ड्राइवर्स की संख्या है 12000 और उसमें से कार चालक कितने हैं, तो क्वेश्चन में देखा कार चालक तो 4000 है, तो मैंने यहां पर 4000 नोट कर दिया। 0 से ये 3 zeros इसके कैंसिल हो गए। आप चाहें तो 4 1s are 4, 4 3s are 12 भी आप कर सकते हैं।
थोड़ा सा कैंसिलेशन करेंगे, नंबर छोटा सा रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ट्रक चालकों के बीमाकृत होने की घटना थी, लेकिन जब मैंने इसमें प्रोबेबिलिटी लगा दिया तो ट्रक चालकों के बीमाकृत होने की प्रायिकता बन गई है। अब ट्रक चालकों के बीमाकृत होने की प्रायिकता के लिए मैं फिर से वही रास्ता अपनाऊंगा कि टोटल कितने ड्राइवर्स हैं, तो टोटल ड्राइवर्स हैं 12,000, उनमें से ट्रक चालक कितने हैं, तो ट्रक चालक है 6,000, वो मैं ऊपर लिख दूंगा न्यूमरेटर में। 3 zeros से 3 zeros इसके चले गए, और अगर मैं चाहूं तो 6 1 6 6 2 12 करके इसको भी मैं रिड्यूस कर सकता हूं। आप कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। सबसे पहले समझना ये है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इवेंट E1 आपको मालूम है, ज्ञात है, और उस समय A की प्रायिकता आपको चाहिए। मतलब स्कूटर चालक का बीमा है, जो बीमाकृत व्यक्ति है वो स्कूटर चालक है, तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की क्या प्रायिकता है। फिर से E1 आपको ज्ञात है, A की प्रायिकता चाहिए। मींस यहां देखिए बीमाकृत व्यक्ति स्कूटर चालक है और आपको उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ये बुक में लिखा हुआ है, आप देख लें कि दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, यानी कि अगर बीमाकृत व्यक्ति स्कूटर चालक है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01। आप देखें ये क्रम से लिखा हुआ है। इसका क्या मीनिंग है, E2 हमें ज्ञात है, A की प्रायिकता चाहिए। मींस जो व्यक्ति है बीमाकृत व्यक्ति वो कार का चालक है और वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता क्या है, बुक में देखिए 0.03 दिया हुआ, 0.03। तीसरा इसी प्रकार इसका भी मतलब आप देखेंगे कि बीमाकृत व्यक्ति ट्रक का चालक है और उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, तो ट्रक चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता फिर से बुक में दी गई है 0.15। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3, ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं। बस आपको क्या करना है, आपके सारी वैल्यूज उठा के बेस थ्योरम के इस फॉर्मूले पे पुट करना है, सॉल्व कर लेना है, एंड सर्टेनली यू विल गेट योर आंसर। मैं आपको आंसर बता देता हूं, कैलकुलेशन आप करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, मैं आपको बता दूं 1/52। वैसे अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें भी आंसर चेक कर सकते हैं, बट हो सकता है किसी बच्चे के पास बुक ना हो तो मैं वो आंसर भी लिख देता हूं। तो 1/52 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा अच्छे से समझिए, बार बार लगाइए सवाल को, जहां भी नहीं आता है आप मुझे बताइए। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब मैं इसको इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता हूं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपके पास बुक्स हैं तो तब तक आप कर लें पहले, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिए। एक कारखाने में, कोई एक फैक्ट्री है, कहीं पर A और B दो मशीनें लगी हैं, होगा कोई काम करना होगा, उसमें दो मशीनें उस फैक्ट्री में लगाई गई हैं, एक मशीन है A और दूसरी मशीन है B। पूर्व विवरण से पता चलता है कि, यानी कि हमने उन मशीनों की हिस्ट्री देखी, पिछले उनके रिकॉर्ड्स देखे, उनसे हमें पता चलता है कि कुल उत्पादन का जितना टोटल प्रोडक्शन उनमें हुआ है, उनके द्वारा किया गया है, उनमें से 60% मशीन A और 40% मशीन B द्वारा किया जाता है। मींस जो भी प्रोडक्शन हम उन मशीनों के द्वारा करते हैं, उस टोटल प्रोडक्शन का 60% प्रोडक्शन मशीन A के द्वारा होता है, जो भी प्रोडक्ट बनता होगा, और 40% प्रोडक्शन
मशीन बी के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके साथ और भी कुछ बातें बताई जा रही है। मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पाद खराब है। मतलब मशीन ए जो प्रोडक्शन करती है, जो प्रोडक्ट वो तैयार करती है, उन टोटल प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं उनमें से 2% आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, किसी तरीके से वो खराब हो जाते हैं। और मशीन बी से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उससे 1% प्रोडक्ट खराब में निकलते हैं। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है, जितना भी प्रोडक्शन हमने किया उसका पूरा एक कलेक्शन कर लिया जाता है, उसका एक ढेर बना लेते हैं और उस ढेर से यादृच्छिक निकाली गई वस्तु खराब, उस ढेर से हम गए और उसमें से एक ऑब्जेक्ट को हमने रैंडमली चूज किया, रैंडमली यादृच्छिक रूप से चूज किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट हमको पता नहीं होते, जिनके परिणाम हमको पता नहीं होते कि क्या होगा। तो मैंने रैंडमली उनमें से एक प्रोडक्ट को चुना और वस्तु खराब निकल आती है। तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता बताइए। तो ये जो खराब निकल आया है ये प्रोडक्ट मशीन ए के द्वारा बना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको पता लगानी है। ठीक है, फिर से सोचिए थोड़ा सा कि पहले प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा या पहले खराब आ जाए। आप पहले ये सोचिए, पहले प्रोडक्शन होगा, ढेर लगाएंगे, उसमें से रैंडमली चूज करेंगे तो हमें खराब या अच्छा मिलेगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्शन खराब मिला हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले प्रोडक्शन खराब मिला आपको प्रोडक्ट या पहले प्रोडक्शन हुआ? तो आंसर है पहले तो प्रोडक्शन हुआ है। तो यही हमारे सैंपल स्पेस के दो विभाजन बनेंगे। दो विभाजन क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में दो मशीनें लगेंगी, तो दो विभाजन बनेंगे। हम यहां पर फिर से फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये सैंपल स्पेस है। आज सैंपल स्पेस के फिर से इस क्वेश्चन में दो विभाजन है, E1 और E2। तो मैं यहां पर लिख देता हूं E1 एंड E2 are the partitions of sample space। सैंपल स्पेस के दो विभाजन है, E1 और E2, यानी कि E1 और E2 को मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। माना घटना E1, क्या लिखेंगे इसको? इसको हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट के जो उत्पाद है उसके मशीन ए के द्वारा तैयार किए जाने की घटना है। तो उत्पाद के मशीन ए द्वारा उत्पादन होने की घटना, मतलब जो E1 घटना है वो उस उत्पाद के लिए है जो मशीन ए के द्वारा उत्पादित हुआ है। घटना E2 उत्पाद के मशीन बी द्वारा उत्पादित होने की घटना। अब ये तो दो हो गए सैंपल स्पेस के पार्टीशंस। अब इनमें एक कॉमन इवेंट आएगा। कॉमन इवेंट क्या आएगा? तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा और आप बुक में भी देख सकते हैं कि कॉमन इवेंट, इसमें जो लास्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का पढ़ा था उसमें हमको मिला था कि जो प्रोडक्ट हमने रैंडमली चूज किया वो कैसा मिला हमको? खराब मिला। तो खराब प्रोडक्ट का खराब होना, उसका आउट ऑफ ऑर्डर होना, उसका डैमेज होना ही कॉमन इवेंट है। कैसे कॉमन इवेंट है? इसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस घटना को मैंने ए मान लिया बिकॉज दिस इज द कॉमन इवेंट इन बोथ द सैंपल स्पेस पार्टीशंस। कॉमन इवेंट कैसे कि पहले इसको मैं लिख देता हूं फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जो कॉमन इवेंट है, माना घटना ए, मान लेते हैं कि उत्पाद के खराब होने की घटना है। उत्पाद के खराब होने की घटना, उत्पाद के खराब होने की घटना है। अब आप ध्यान से देखिए, ए क्या है? उत्पाद के खराब होने की घटना। गौर करिए,
अगर उत्पाद मशीन ए के द्वारा बना हुआ है, E1 मशीन ए द्वारा, अगर मशीन ए द्वारा बना हुआ है तो भी उत्पाद खराब हो सकता है। क्वेश्चन में भी बताया गया कि इसके 2% उत्पाद खराब आते हैं। अगर उत्पाद मशीन बी के द्वारा बनाया गया है तो भी उत्पाद खराब हो सकता है। क्वेश्चन में बताया गया कि इसके 1% उत्पाद खराब आते हैं। ओके, ये शुरुआत का पोर्शन हमारा प्रिपेयर हो गया है। अब जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, इसके बाद मैं सबसे पहले करूंगा ज्ञात करना है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, क्योंकि ऐसा करने से मुझे काफी सुविधा रहती है, मुझे काफी कन्वीनियंट रहता है, मुझे सारी वैल्यूज का पता लगता है। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ा करिए। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी देखिए। लिखा हुआ है कि तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा, फिर से एक बार और आगे से, उस ढेर से यादृच्छया निकाली गई वस्तु खराब है। उन्होंने बोल दिया कि उस ढेर से यादृच्छया निकाली गई वस्तु खराब है। तो बेटा अगर यादृच्छया निकाली गई वस्तु खराब है तो ये तो उन्होंने बता दिया ना मुझे। अगर ये बात उन्होंने बता दी तो ये चीज तो मुझे मालूम हो गई, और जो चीज मुझे मालूम हो जाती है उसे मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूं। तो यादृच्छया चुना गया उत्पाद खराब है, खराब है। तो ये वाली जो घटना है इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, क्योंकि खराब है ये वाली बात हमको मालूम हो गई। आगे लिखा है तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की क्या प्रायिकता है। मशीन ए के द्वारा बने होने की, मशीन ए द्वारा बने होने की घटना क्या है, E1। इसकी प्रायिकता हमको चाहिए, बस यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। फिर से यादृच्छया ढेर में से चुना गया प्रोडक्ट खराब है, ये बात हमको पता है, ज्ञात है, मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो वो उत्पाद मशीन ए के द्वारा बना हुआ है, इस बात की प्रायिकता, तो जिसकी प्रायिकता मुझे चाहिए वो मैंने ऊपर कर लिया, जो हमें ज्ञात है उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, बस इतना कर दिया। इससे हमको ये पता लग जाता है कि ये हमको अगर फाइंड करना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मुझे, अब आप देख सकते हैं, सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा पार्टीशन है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सप्रतिबंधित प्रायिकता है। ऐसी सिचुएशन पे हम हमेशा ही बेज थ्योरम का यूज करते हैं। बेज थ्योरम से सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए। फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ये हमारा फॉर्मूला बना। बस इस फॉर्मूले में जो भी सिंबल्स आए हैं, अगर उनकी वैल्यूज आपको पता लग जाएंगी तो इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे और सॉल्व करके आपको आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइंड आउट कर लेते हैं दैट व्हाट आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज। हमारी आवश्यक वैल्यूज क्या हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज में से आप पूरे फॉर्मूले को देखेंगे, आपको पता चलेगा। रिक्वायर्ड वैल्यूज में से एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, एक होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 है, और आपको जो फाइंड आउट करना है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 है। अगर इन चार सिंबल्स की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, आप जैसे ही इसमें पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। E1 पहले देखें, E1 का क्या मीनिंग है। उत्पाद के मशीन ए द्वारा उत्पन्न होने की घटना है ये। तो P ऑफ E1 का क्या मतलब हुआ, उत्पाद मशीन ए से उत्पन्न हुआ इस बात की प्रायिकता। तो चलते हैं क्वेश्चन में, देखिए उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने बताया है कि पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए के द्वारा उत्पादित होता है। तो मशीन ए के द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता क्या है, 60%। 60% यानी कि 60 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करें, हम चाहें तो 2 3 6, 2 5 10 भी कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, उत्पाद के मशीन B के द्वारा उत्पादित होने की प्रायिकता बुक में दिया है 40%, क्योंकि 40% उत्पाद 40% प्रोडक्ट मशीन B के द्वारा बनते हैं, तो 40% यानी कि 40/100, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, 4/10। अगर हम चाहें 2 2 4 2 5 10, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, A/E1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। आप जैसा कि पहले क्वेश्चन से जानते हैं कि E1 हमें ज्ञात है और A की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब यहां देख लीजिए, E1 ज्ञात है, A की प्रोबेबिलिटी चाहिए। E1 ज्ञात है मतलब आपको यह मालूम है कि प्रोडक्ट मशीन A द्वारा बना हुआ है, और A की प्रोबेबिलिटी चाहिए यानी कि उत्पाद खराब हो गया, इस बात की प्रायिकता मींस मशीन A के द्वारा बने उत्पाद के खराब होने की प्रायिकता, मशीन A द्वारा बने उत्पाद के खराब होने की प्रायिकता। तो मशीन A द्वारा बने उत्पाद के खराब होने की प्रायिकता है, क्वेश्चन में दिया है 2%, 2%, 2/100। सिमिलरली आप चाहे इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली A/E2 का क्या मतलब हुआ, मशीन B द्वारा उत्पाद बना है तो उसके खराब होने की प्रायिकता, मशीन B द्वारा बना है उसके खराब होने की प्रायिकता 1% है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये हमको पता लगा था, 1/100। अब ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं, इन सभी वैल्यूज को आप उनकी जगहों पर यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। जो भी आंसर मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्या आंसर आएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर आएगा 1/4। 1/4 आंसर आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आप ये वैल्यूज उनकी जगह पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब सॉल्व करें बाद में तो ये आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा रहे। सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा आप भी सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, एंड आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 है। मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूं, इसको इफेस कर लेता हूं, तब तक हो सके तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आसान होगा आपको समझना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए और देखिए अगर आपके पास बुक है। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में। दो ग्रुप हैं, दो दल हैं, अलग अलग दो ग्रुप हो सकते हैं। कुछ लोगों का एक ग्रुप होगा, कुछ लोगों का दूसरा ग्रुप होगा। दोनों एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। निगम का निदेशक मंडल में स्थान पाने का कंपटीशन कर रहे हैं। ग्रुप ए चाहता है कि मैं वहां पर स्थान पा जाऊं, ग्रुप बी चाहता है कि मैं वहां पर स्थान पा जाऊं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 है। पहले दल के जीतने की प्रायिकता है 0.6 और दूसरे दल के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। मींस अगर फर्स्ट ग्रुप जीत जाता है तो एक नया प्रोडक्ट वो तैयार करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है, और अगर सेकेंड ग्रुप जीतता है तो वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपको इस बात की प्रायिकता चाहिए कि जो नया उत्पाद है वो दूसरे दल के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। फिर से चलते हैं, अब फिर से मुझे आप ध्यान से बताइए कि इस क्वेश्चन के मुताबिक पहले दल को जीतना है या पहले उसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। सोचिए और बताइए मुझे। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपको एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए,
आपको हर बार यही पता चलेगा कि पहले दलों को जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब है पहले कौन सा क्या होना है, पहले जीतना। तो दलों का जीतना ये हमारे लिए सैंपल स्पेस का विभाजन बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का लॉन्चिंग तो बाद में होना है। जो चीज पहले होगी वो हमारा सैंपल स्पेस का विभाजन बनेगा। तो मैं यहां पर फिर से बना लेता हूं। ये सैंपल स्पेस का मैंने डायग्राम बनाया, और क्योंकि दो ही दल हैं तो मैंने दो विभाजन इसके कर लिए, E1 और E2। मैं फिर से यहां लिख देता हूं that E1 and E2 are the partitions of सैंपल स्पेस S। सैंपल स्पेस S के दो विभाजन हैं, E1 और E2। कौन कौन से हैं? तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा माना घटना E1। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि दलों का पहला जीतना जरूरी है या पहले उनका प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो लोग। तो आंसर है पहले दलों को जीतना है, उसके बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो दलों के जीतने की जो घटनाएं होंगी वो हमारे सैंपल स्पेस की घटनाएं बनेगी। तो मैं इसमें क्या लिख देता हूं, घटना E1 पहले दल के जीतने की घटना। जो पहले काम होगा वो घटनाएं ही सैंपल स्पेस के विभाजन बनेंगे। घटना E2 में मैं लिख दूंगा दूसरे दल के जीतने की घटना। ये घटना E2 हो गई, या तो पहला दल जीतेगा या दूसरा दल जीतेगा। अब इन दोनों घटनाओं में से एक घटना ऐसी भी आएगी जो घटना कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी, दोनों में हो सकती होगी। वो घटना कौन सी है? उस घटना को हमेशा की तरह हम आज भी ए मान लेते हैं, हमेशा की तरह हम आज भी मान लेते हैं। ये घटना कौन सी है? तो ये घटना है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की घटना। या तो नया प्रोडक्ट पहला दल लॉन्च करेगा। देखिए, नया प्रोडक्ट पहला दल भी लॉन्च कर सकता है, दूसरा दल भी लॉन्च कर सकता है। कैसे? अगर दोनों दलों में से पहला दल जीत गया, अगर पहला दल जीत गया तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगा। अगर दूसरा दल जीत गया तो वो भी तो प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है। जो जीतेगा वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने की घटना दल ए के लिए भी हो सकती है, दल दूसरे दल के लिए भी हो सकती है। इसलिए एक घटना दोनों में कॉमन है। और ये घटना किस चीज की है? नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की घटना, यानी कि नए प्रोडक्ट को नए उत्पाद को प्रारंभ करने की घटना। नए उत्पाद को प्रारंभ करने की घटना। नए उत्पाद को प्रारंभ करने की घटना। अब ये हमारा स्टार्टिंग पोर्शन पूरा तैयार है, फिगर भी तैयार हो गया हमारा। अब हमेशा की तरह सबसे पहले हम यहां पर भी लिखेंगे कि ज्ञात करना है, क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है, ये मुझे यहां पर नोट करना है। क्योंकि ऐसा कर लेने से मुझे बहुत कन्वीनियंस रहता है, मुझे बहुत कन्वीनियंस लगता है, इसलिए मैं हमेशा ऐसा कर लेता हूं। अब क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, लिखा इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है। देखिए, इसने एक ही सेंटेंस में पूरी बात कहने की कह दिया है। क्या बोला? कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ हुआ, इस बात की प्रायिकता आपको चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है, ये श्योर है, बिल्कुल नया उत्पाद प्रारंभ हुआ ही है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो जो बात बिल्कुल कंफर्म है, यानी कि वो चीज तो हमें पता लग गई, मालूम चल गई, तो नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है, ये कंफर्म है, ये बात हमको ज्ञात हो गई। जो चीज हमको ज्ञात हो गई उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब नया उत्पाद
दल दूसरे के द्वारा प्रारंभ किया गया है, दूसरे दल के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसकी प्रायिकता आपको चाहिए। तो E2 की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए E2 की, घटना A आपको मालूम है, ये हमको फाइंड आउट करना है। फिर से आप इस चीज को समझ लें। उन्होंने बोला कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है, यानी कि ये बात तो कंफर्म है कि नया उत्पाद प्रारंभ हुआ है। तो जो चीज कंफर्म है यानी कि जो चीज हमें पता है वो हमने नीचे लिख दिया है, और दूसरे दल द्वारा उत्पन्न हुआ है, ये हमें इस बात की प्रायिकता चाहिए, दूसरे दल के द्वारा जीतने की घटना है, तो हम E2 को न्यूमरेटर में लिख देते हैं क्योंकि इसी की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए। अब हम सॉल्यूशन के रास्ते पर आगे चलेंगे। तो सॉल्यूशन के रास्ते पर चलेंगे, फिर से आप देखें सैंपल स्पेस के एक से ज्यादा पार्टीशंस हैं, उसके साथ साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है यहाँ पर। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे कि हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर। एक बार फिर से वी हैव टू यूज बेज थ्योरम। बेज थ्योरम से, बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A का क्या फॉर्मूला रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 अपॉन दो पार्टीशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। अब इसको देखिए और बताइए कौन कौन सी वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज आपको मालूम करनी है। आपको मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ये वैल्यूज आपको पता लगानी है, 4 वैल्यूज। अगर ये 4 वैल्यूज आपको मालूम चल जाती हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इस पे सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूं कि व्हाट आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज, क्या होंगी आवश्यक वैल्यूज, क्या है आपके लिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। ओ नो, यहां से रिक्वायर्ड वैल्यूज ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, probability of E2, probability of A upon E1 and last one is probability of A upon E2। probability of E1, E1 क्या है, पहले दल के जीतने की घटना। तो probability of E1 क्या होगी, पहले दल के जीतने की प्रायिकता। अब पहले दल के जीतने की प्रायिकता उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में, आप देखेंगे तो पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4। पहले दल के जीतने की प्रायिकता है 0.6, दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता है 0.4। अब यहां पर आते हैं, इसका क्या मीनिंग है, E1 आपको ज्ञात है और A की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। E1 ज्ञात है, A की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब यहां पर देखिए E1 ज्ञात है, इसका मतलब है पहला दल जीता है, ये हमें पता हो गया, पहला दल जीत गया ये मुझे मालूम है। तो A की प्रोबेबिलिटी यानी कि उसके नए उत्पाद को प्रारंभ करने की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन में जाएंगे, आप देखेंगे कि यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। तो पहला दल जीता तो उसके द्वारा नए उत्पाद को प्रारंभ करने की प्रोबेबिलिटी है 0.7। इसका क्या मीनिंग है, आप समझ गए होंगे कि यदि दूसरा दल जीत गया है तो उसके नए उत्पाद को प्रारंभ करने की प्रायिकता क्या है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। अब आप देख रहे हैं आपको सारी वैल्यूज भी मिल गई हैं, तो ये सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करिए, आप इस पे रखिए और सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए। हाँ, चलते चलते मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 विल बी 2/9। आप चाहें तो अपनी बुक से भी देख सकते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो
तो वो जब सॉल्व करेगा और अगर उसको ये आंसर मिल जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कि उसका क्वेश्चन का कैलकुलेशन सही है बिल्कुल। ओके, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये आपको पता लग जाए। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद हम रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ सकते हैं तब तक, ताकि क्वेश्चन नंबर 10 जब मैं पढ़ूं तो एक बार आप पढ़ चुके होंगे तो आपको ज्यादा आसानी से वो समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैं पढ़ता हूं, आप भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है। कोई लड़की होगी, वो एक पासा उछालती है, डाइस, लूडो का खेलने का पासा आप सभी जानते हैं, उसको उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। वो लड़की पहले क्या उछालती है? सबसे पहले वो पासा उछालती है। इसको मुझे लिखना पड़ेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले वो पासा उछालती है। अब पासा उछालने में 2 बातें बताई गई। कौन सी 2 बातें बताई गई हैं? आप देखिए, पासे को उछाला गया, इसमें उन्होंने बोला कि यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, पासे में 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होते हैं, तो उसमें अगर उसके 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। तो पासा उसने ऐसे फेंका, अगर उसको 5 मिला या उसको 6 मिलता है तो वो सिक्के को उछालती है 3 टाइम्स। सिक्का उछालती है, 3 बार उछालती है। तो सिक्के को 3 बार उछालने में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है आप कर भी चुके हैं और आप एक बार देख सकते हैं। हो सकता है 3 बार जब उछाला तो तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड और 1 बार टेल आ जाए, ये भी हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, ये भी हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है हेड हेड या हेड टेल टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है तीनों बार टेल 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 ही आ जाए। तो लड़की सबसे पहले पासा उछालती है, अगर उसको 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। 3 बार उछालने के सैंपल स्पेस है, टोटल 8 बनेंगे, 8 यहां पर बना दिए मैंने। आगे उसने लिखा और चितों की संख्या नोट करती है। चितों की संख्या मैं आपको बता दूं, चित यानी कि हेड और पट यानी कि टेल। तो चितों की संख्या नोट करती है, एच नोट करती है, टी के बारे में नहीं कहा हमें, तो हम नहीं करेंगे अपना। आगे यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है, अगर उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है, मींस उसे पासा उछालने में 1, 2, 3 और 4 का नंबर मिलता है, तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है। एक सिक्के को 1 बार उछालती है। बेटा अगर एक सिक्के को 1 बार उछाला जाएगा तो सिर्फ 2 ही कंडीशन होंगी, या तो एच हेड आएगा और या तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। इतनी सारी चीजें हमारे इस क्वेश्चन में हुई। सबसे पहले क्या हुआ, लड़की ने पासा उछाला, पासा उछालने में अगर उसको 5 या 6 मिलता है तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। 3 बार उछालने में ये सैंपल स्पेस बनते हैं। आप अपनी अर्लियर क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हैं और 12th में भी आपको बताया गया है। इसके बाद अगर उसको उस पासे पर 1, 2, 3 या 4 का नंबर मिलता है तो वो एक सिक्के को 1 बार उछालती है। अब एक सिक्का 1 बार उछालेंगे तो या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। इतनी सारी चीजें कंडीशंस यहां पर हमारी बनी। अब आप देखें सबसे पहले क्या हुआ। अब क्वेश्चन को मैं और आगे बढ़ देता हूं। लिखा हुआ है और नोट करती है कि उस पर चित या पट प्रकट हुआ। ठीक है,
यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। क्वेश्चन के लास्ट पोर्शन में उन्होंने कहा कि जब उसने ये सब किया तो लास्ट में उसे ठीक एग्जैक्टली 1 हेड उसको मिला, ठीक एक चित उसको मिला। तो जो सिक्का उसने उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की। पासा जब हमने उछाला था तो इसके 2 हिस्से थे, या तो 5 और 6 मिल रहा था या 1, 2, 3 या 4 मिल रहा था। उनका कहना है कि अगर उस लड़की का एग्जैक्टली 1 हेड मिला है तो उछाला गया पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप मुझे बताइए कि पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आपने पूरा, मैंने भी पढ़ा कि क्वेश्चन पर पहले एग्जैक्टली 1 हेड प्रकट होगा या पासे पर 5 या 6 और 1, 2, 3 या 4 आएगा। तो आपका भी आंसर होगा कि पासे पर पहले 5 या 6 या फिर 1, 2, 3 या 4 में से कुछ आएगा। चित तो बाद में आ रहा है ना, जब आप सिक्का उछालेंगे तो जो काम पहले हो रहा है वही तो हमारे सैंपल स्पेस का विभाजन बनेगा। तो हमारे सैंपल स्पेस के विभाजन में 2 विभाजन आएंगे, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। मैं फिर से इसको फिगर बनाता हूं और आप देखिए, ये मैंने सैंपल स्पेस बनाया, इसके 2 विभाजन हैं, एक विभाजन E1 और एक विभाजन E2। मैं हर बार की तरह फिर से लिख देता हूं दैट E1 एंड E2 आर द पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस। ये पार्टीशन इन इवेंट्स का क्या मतलब होगा उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर लिखेंगे माना घटना E1, 2 विभाजन बने, 2 पार्टीशन बने, क्या या तो पासे पर 5 या 6 की संख्या प्रकट होगी या तो 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्रकट होगी। तो विभाजन में जो पहले विभाजन है सैंपल स्पेस का, घटना E1 है, उसको हम लिख देते हैं पासे पर संख्या 5 या 6 का प्रकट होना। पासे पर संख्या 5 या 6 का प्रकट होना। दूसरा जो विभाजन है, दूसरी जो घटना है E2, पासे पर संख्या 1, 2, 3 या 4 का प्रकट होना, 4 का प्रकट होना। ये घटना E2 है। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये सारे बच्चे लगभग जानते हैं, जो नहीं जानते वो अपना नोट कर लीजिएगा। तो E1 और E2, अब ये तो विभाजन हो गया। इसमें एक घटना हमेशा की तरह ऐसी होती है जो कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी। तो क्या घटना उभयनिष्ठ है, हम सवाल पढ़ते हैं तो उसमें मुझे लास्ट पार्ट में मिला था उसे ठीक एक चित प्राप्त हुआ। तो लड़की को ठीक एक चित प्राप्त होना ये एक कॉमन इवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर उसको 5 या 6 पासे पर मिला है तो भी एक चित वाली घटनाएं हैं, ये है, ये है और ये है। इन सब में एक चित है, 2 पट है, एक चित है, 2 पट है, एक चित है, 2 पट है। और अगर लड़की को 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त हुई है पासे पर तो भी चित प्रकट हो सकता है। आप देख सकते हैं एक चित और एक पट है। तो एग्जैक्टली 1 हेड प्रकट होना दोनों तरफ से संभव है, इधर भी और इधर भी पॉसिबल है। तो ये घटना कॉमन है। ठीक या सिक्के पर ठीक एक चित प्रकट होना, सिक्के पर ठीक एक चित प्रकट होना, ये घटना कॉमन है क्योंकि दोनों तरफ से हो सकती है। ओके, हमारा इनिशियल पोर्शन कंप्लीट हो गया और हमेशा की तरह फिर से मैं यहां पर एक चीज करूंगा कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्या मुझे ज्ञात करना है। जैसा मैं हर बार करता हूं इस बार भी वैसा मैं करना चाहता हूं कि मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी है। आप देखिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है।
किस चीज की। तो क्वेश्चन का मैं लास्ट पार्ट पढ़ता हूं। लिखा हुआ है यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है। देखिए बेटा, उसने बोल दिया कि ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, यानी कि ये बात तुम्हें मालूम हो गई ना। तो जो चीज आपको मालूम हो गई ठीक एक चित्त प्राप्त होता है, यानी कि एक घटना आपको मालूम हो गई, तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, 1 2 3 या 4, 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि आपको घटना E2 की प्रायिकता चाहिए। ये हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही आपको फाइंड आउट करना है। ये ठीक एक चित्त मिला है, ठीक एक चित्त मिला है, ए हमको ज्ञात है। तो 1 2 3 या 4 पासे पर प्रकट हुआ होगा, इस बात की क्या प्रायिकता है, E2 की क्या प्रायिकता है, यह हमको फाइंड आउट करना है। इसके जस्ट बाद मैं जब सॉल्यूशन पे आऊंगा तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए यहां पर क्या यूज होगा। क्या यहां पर संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय यूज होगी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, या यहां पर बेस थ्योरम का यूज होगा। तो आंसर है एक से ज्यादा पार्टीशन है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसलिए बेस थ्योरम का यूज होगा। तो मैं यहां पर बेस थ्योरम का यूज करता हूं। बेस थ्योरम से, बेस थ्योरम में क्या फॉर्मूला रहेगा इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन ए, E2 अपॉन ए के लिए फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। तो आपको इतनी सारी वैल्यूज चाहिए। अगर इतनी सारी वैल्यूज आपको मिल जाती हैं तो आप इजीली उसे सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं उसका आंसर। इसमें हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, तो हमें फिर से आज 4 वैल्यूज ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, बस ये 4 वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहां पर रिक्वायर्ड वैल्यूज आपको बता देता हूं। रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या होंगी, रिक्वायर्ड वैल्यूज, रिक्वायर्ड वैल्यूज में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमको चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हमको चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 हमको चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 भी हमको चाहिए। तो चलिए E1 का मतलब क्या है, पासे पर 5 या 6 का प्रकट होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या है, पासे पर 5 या 6 प्रकट होने की प्रायिकता। अब आप मुझे बताइए कि पासे पर 5 या 6 प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी। पासे पर टोटल कितने सरफेसेस रहते हैं, टोटल कितने नंबर रहते हैं, 6 नंबर रहते हैं टोटल। अगर 6 नंबर रहते हैं तो ये मैंने नीचे लिख दिया, और आपको क्या चाहिए 5 या 6, तो कितने चाहिए 2 अपॉन 6। ये प्रोबेबिलिटी हो गई E1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पासे पर 1 2 3 या 4 का प्रकट होना। तो टोटल कितने सरफेस होती है 6, और यहां पर 1 2 3 4 का प्रकट होना, यानी कि 4 नंबर्स के प्रकट होने की प्रायिकता 4/6, क्योंकि इनमें से किसी भी एक के प्रकट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। अब इनमें से कोई एक चाहिए तो 1/6 1/6 1/6 1/6, सब में से कोई एक चाहिए तो प्लस आप करेंगे, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 4/6। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, इसका मीनिंग क्या है, E1 आपको मालूम है, ए की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, E1 आपको मालूम है, इसका मतलब पासे पर 5 या 6 की संख्या प्रकट हुई है, ये बात हमें पता है। तो सिक्के पर एग्जैक्टली 1 हिट प्रकट होने की प्रायिकता, पासे पर 5 या 6 प्रकट हुआ है, ये हमको मालूम है, तो हम उधर नहीं गए, इधर आ गए, क्योंकि हमें पता हो गया 5 या 6 प्रकट हुआ। उस समय सिक्के पर ठीक एक चित्त प्रकट हुआ, इस बात की प्रायिकता। अब आप केवल इतने को देखिए, 5 या 6 प्रकट हुआ, हम इसलिए इस रास्ते पर आगे, उस रास्ते पर नहीं गए। अब ठीक एक चित्त प्रकट हुआ, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो पहले ये बताइए टोटल ये कितने इवेंट्स हैं, यहां पर
टोटल इवेंट्स है 8। ठीक, एक चित्र कितनी जगहों पर प्रकट हुआ है? तो आप देखें, यहां 3 चित्र हैं, 2 चित्र, 2 चित्र, 2 चित्र, यहां 1 चित्र है, यहां भी 1 चित्र है, यहां भी 1 चित्र है। तो एग्जैक्टली 1 हेड अगर देखें तो 3 जगहों पर मुझे मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। ओके, यहां पर आ जाइए। E2 आपको ज्ञात है, एक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। E2 ज्ञात है, 1 2 3 या 4 प्रकट हुआ है, ये हमें मालूम है। तो ठीक, एक चित्र प्रकट होगा, इसकी प्रायिकता पासे पर 1 2 3 4 प्रकट हुआ है, तो हम अब इधर नहीं गए, उस साइड चले गए, क्योंकि ये हुआ, ये बात हमें पता हो गई। अब एक चित्र प्रकट होगा, इसकी प्रायिकता, इसमें तो सिर्फ 2 ही टोटल कंडीशन है, उसमें भी एक चित्र प्रकट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? टोटल 2, एक चित्र है तो एक ही जगह है ही, 1/2। बेटा ये हमारी सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज है, आप इन वैल्यूज का इस्तेमाल करिए और उनकी जगहों पर यहां रखिए, तो आपको आपका आंसर श्योरली मिल जाएगा। मैं फिर से इसका आंसर आपको बता देता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर है वो होगा 8/11। ये इसका आंसर आएगा 8/11। तो आपको ये सारी वैल्यूज यहां पुट करनी है, सॉल्व करना है, और आंसर आपका 8/11 आ जाएगा। तो आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप सॉल्व करें तो आपके पास सारे डाटा वहां पर अवेलेबल हो, सारे डाटा मौजूद हो। और इसी के साथ आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे। आगे के क्वेश्चंस और भी हम लोग करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा मैं। थैंक यू।